अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आज के प्रोग्राम में डिस्कस करनी है। ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसको भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये कि आज वज़ीर दाखिला पाकिस्तान शेख रशीद साहब ने, वफाकी वज़ीर दाखिला जो है, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया और अमन व अमान की सूरत हाल का नोटिस लेते हुए उन्होंने बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया कि जो कानून हाथ में जो भी लेगा उसको इसकी इजाज़त नहीं देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो कानून हरकत में आएगा। जो अहम ऐलान उनकी तरफ से किया गया वो उन्होंने कहा कि TLP पर पाबंदी का जो समरी है वो काबीना में पेश की जाएगी और उसके बाद जो भी होगा डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आज की जो अहम डेवलपमेंट है उसमें शहबाज शरीफ जो कि अपोजिशन लीडर भी है नेशनल असेंबली में, उनकी जमानत भी मंजूर हो गई है और अब वो भी जेल से बाहर आएंगे। क्या पॉलिटिकल सिनेरियो बनता है, PDM को इससे क्या सपोर्ट मिलती है, नून लीग के अंदर इसकी क्या सपोर्ट उनको हासिल होती है, PDM का मुस्तकबिल क्या होगा, और उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो गवर्नमेंट को लेकर, क्योंकि गवर्नमेंट बारहा अब ये कह रही है कि जी हम अपोजिशन के साथ बात करने को तैयार हैं। कल फवाद चौधरी साहब भी ये कह रहे थे कि हम तीनों पार्टीज़ के साथ अलग अलग बात करने को भी तैयार हैं। आए जी मिल बैठें, इस्लाहात पे काम करें, रिफॉर्म पे काम करें, लेजिस्लेशन पे काम करें। तमाम चीज़ें हैं जो कि आज के प्रोग्राम में ज़रा हम डिस्कस करते हैं। जो हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अलीना शगरी साहिबा, अपना प्रोग्राम भी करती थी, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीना, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अमीर अब्बास साहब बोल TV पे अपना प्रोग्राम करते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम अमीर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। डिफेंस और पॉलिटिकल एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। अच्छा जनरल साहब, आज एक तो ये कि मैं बल्कि इस पे भी जा रही थी कि जब सरगोदा में भी वज़ीर आज़म ने हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया जो नया पाकिस्तान के हवाले से, उस पर उन्होंने भी जिक्र किया कि हम सबके साथ बात करने को तैयार हैं। इवन दो पहले फवाद चौधरी साहब भी कह, इससे पहले कि मैं जो कोर इशूज़ हैं, चाहे वो अमन अमान की सूरत हाल को लेकर है, PDM को लेकर है, इन पे आऊँ। गवर्नमेंट का ये जो इनिशिएटिव कि गवर्नमेंट फाइनली ऑपोजिशन से ये सबसे बातचीत करने को तैयार है, उनको बारहा दावा दे रही है कि आए जी लेजिस्लेशन में हमारे साथ बैठे, रिफॉर्म्स में हमारे साथ बैठे। हाउ यू सी दिस सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जरूरत थी पहले दिन से। मैं हमेशा ये समझता था कि हुकूमत वक्त को ये उसकी जिम्मेदारी है कि ऑपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रखे। उनको आप चोर कहें, डाकू कहें, वो जो कुछ भी हैं वो हैं, लेकिन ये आप इनकार नहीं कर सकते कि वो आपके सिस्टम का हिस्सा हैं, बहुत अहम हिस्सा हैं। वो आपकी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और एक रोल प्ले करना उन्होंने, वो उनसे तवक्को रखनी कि आप उनको हर वक्त धत्कारें या हाथ भी ना मिलाएं, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं। और नेचुरली आपने देखा कि हमारी पार्लियामेंट जो थी, हमारी नेशनल असेंबली, ये तकरीबन नाकारा होकर रह गई। लेजिस्लेशन करवाना ये आपकी आवाम की तरफ से कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी को निभाने के लिए टेक्टफुल तरीका इख्तियार करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। तो आज अगर इनको ये एहसास हुआ है तो वर्किंग रिलेशनशिप बनाने के लिए इनको जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा चढ़ाए हुए थे उनको कम करना होगा। और मुकदमा चलते हैं, चलते रहें, नैब काम करता है, करते रहें, ये उनका काम है। इनकी जरूरत नहीं है कि ये उन चीजों को बार बार आके रटें, या इनका ये काम नहीं है कि बार बार आके ये कहें कि फौज और हम एक पेज में हैं। ये सारी चीजें बेकार हैं। असल चीज ये है कि उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करके जो काम हमारा असेंबली में होना चाहिए। जनरल साहब माजरत, आपने एक बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि ये सब बेकार बात है, ये सब कहना बेकार है कि फौज और हुकूमत एक पेज पे। क्या मतलब सर? नहीं, वो इसको कहने की जरूरत नहीं होती, ये तस्लीम किया जाता है। ओके, नजर आता है। अब जब ये कहते हैं तो उससे यूं लगता है कि शायद पहले कभी वो एक पेज पे नहीं थे, हुकूमत के साथ एक पेज पे होते हैं। आपका अगर एक इख्तलाफ राय भी हो तो फैसला हुकूमत ही करती है बिलाखिर। और ये मेरा तजर्बा है, मैंने जो 38 ईयर्स आर्मी में गुजारे थे उसमें यही होता था कि बिलाखिर हम बहुत चीजों के ऊपर राय देते थे, हमसे राय मांगी जाती थी, खासतौर पे सिक्योरिटी के इश्यूज पे, लेकिन फैसला फिर बिलाखिर हुकूमत। अच्छा, मैं इससे पहले जनरल साहब के दीगर पैनलिस्ट की तरफ जाऊं, मुझे जरा कोई किस पे रिस्पांस करते हैं, फिर इस पे हम डिबेट करते हैं। आपने कहा हुकूमत बिलाखिर फैसले जो है वो बिलाखिर हुकूमतों को ही लेने होते हैं। आज एक और फैसला हमारे सामने आया जिसमें शेख रशीद साहब जो कि वजीर दाखिला है, वफाकी वजीर दाखिला, उन्होंने ऐलान किया अमन अमान की सूरत हाल को देखते हुए कि एक तो जाहिर सी बात है जो भी कानून को हाथ मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी,
प्लस उन्होंने जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, रेंजर्स है, तमाम चीज़ें एजेंसीज के किरदार को उन्होंने सराहा, उनकी काविशों को, उनकी जो अभी सारी कुर्बानियों हुई, खराज तहसीन पेश किया। इंपॉर्टेंट चीज़ ये उन्होंने कहा कि टीएलपी पर पाबंदी का फैसला किया गया है, समरी वो काबीना के इजलास में भेजेंगे, इसलिए नहीं कि जो उनकी चीज़ें थी या सियासी मामला थे, उनके किरदार की वजह से। इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इस तहरीक ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की है रियासत को मुख्तलिफ वक्तों पे, जो मुनासिब नहीं है, और फिर उससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई, ये भी गलत है। अब चीज ये है कि ये हमें और हुकूमतों को सबको समझना चाहिए कि ये तहरीक लब्बैक की जिम्मेदारी नहीं, ये हर मुसलमान और हुकूमत में बैठे हुए हर फर्द की ये जिम्मेदारी है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करे। नामूस रिसालत आपके मेरे सबके ईमान का हिस्सा है, उसके लिए किसी अलग तहरीक की जरूरत तो नहीं। मैं अपनी आकबत क्यों खराब करूंगा अगर मैंने कुरान करीम में पढ़ा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको आपकी अपनी जात। इन शॉर्ट ये सर कि आप इस फैसले को सराहते हैं या इसको आप खुशाइंद करार देते हैं? मैं समझता हूं कि ये दुरुस्त होगा, क्योंकि ये मिसयूज किया जा रहा है इस चीज को। अगर इसको मिसयूज ना करते तो फिर ठीक है, तहरीकें लोग अपने बनाते रहते हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि बार बार इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। ओके फाइन, अली ना योर टेक ऑन दिस। नादिया, बड़ा वेलकमिंग मूव है हुकूमत की जानिब से, और किसी भी जत्थे को इस तरह से इकट्ठे होकर सड़कों पे निकल जाना, मुतालबात तस्लीम कराने के लिए मुजाहिरीन आके स्टेट अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, और यहाँ तक कि हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो एहलकारों को कल गुज़िश्ता रोज जिस तरह से उनकी भी बेचारों की बेबसी नजर आ रही थी, उनको 350 के करीब जो है वो इंजर्ड, 2 शहीद हुए हैं, और एक इदारे का जो है वो मोराल किस हद तक डाउन हो जाना था अगर इधर एक्शन कोई ना होता। अगर आप सिर्फ और सिर्फ के, और बिल्कुल जनरल साहब सही कह रहे हैं कि जी ये मनाजिर पहली दफा मुल्क में नहीं देखे जा रहे, ये बार बार इस तरह से इकट्ठे होते हैं और बार बार आके हुकूमत को और रियासत की रिट को चैलेंज किया जाता है। तो इट वाज अबाउट टाइम कि भाई रियासत जो है वो अपनी रिट स्टैब्लिश करती हुई नजर आए, और इनके हवाले से जो है जो एक्शन, जिसमें अभी भी मैं समझती हूँ कि 2 दिन तक डिले जो है वो नजर आया, जिसकी वजह से हमें नुकसान ज्यादा उठाने, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान को जो है मेन शाहराहें ब्लॉक करना, लोगों को एक तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। तो इट वाज अबाउट टाइम कि इस किस्म का कोई मेजर लिया जाए, और यहाँ पर जहाँ पर पर्चे काटे गए हैं उस हवाले से भी देखना ये होगा कि ट्रायल जो है, वो जो प्रोसिक्यूशन है, उसके अमल को मंतकी अंजाम तक लेकर आना जाना चाहिए। अच्छा, जो जनरल साहब एक और बात भी कर रहे हैं ना कि वो एक पोजीशन ये आ जाती है, ये इंप्रेशन ये होता है कि वो ब्लैकमेलिंग की का एक इंप्रेशन हमें मिल रहा होता है कि जी आप करें, क्योंकि उनको गिरफ्तार किया, वो किस कॉन्टेक्स्ट में किया या किस केस में किया उनको, उनके बेटे को, और उसके बाद पूरे मुल्क को जो है वो एक पैरालाइज कर देना, मफलूज करके रख दिया, मफलूज करके रख देना। तो हुकूमती इकदाम दुरुस्त है, और दूसरी बात ये कि ऑन टाइम है, ये असल इम्पोर्टेंट। अगेन वजीर आजम इमरान खान साहब की आपको याद है वो जो स्टेटमेंट थी जब वो हजारा बरादरी से मुलाकात करने अभी गए भी नहीं थे, और उन्होंने कहा था ब्लैकमेल नहीं होंगे हम किसी के हाथों। ठीक है, तो ये जो है ये स्टेप लेना बड़ा जरूरी था। तो इसका मतलब ये है कि उससे वजीर आजम को जो क्रिटिसिज्म का सामना इस जुमले पे करना भी पड़ा था, बट टाइम हैज प्रूव्ड कि ही वाज राइट एट दैट टाइम। नहीं, वाज प्रोबेबली, और अब जो उन्होंने एग्जांपल सेट की, वो इंसिडेंट मुख्तलिफ था, वो इंसिडेंट मुख्तलिफ था, वो सानेहा मुख्तलिफ था, उस पर वजीर आजम पर जो तनकीद की, वो तनकीद भी कुछ हद तक जो है वो बजा भी थी। लेकिन यहाँ पर मुजाहिरीन आ रहे हैं, आके जो है पूरे स्टेट अमला को नुकसान, वहां पे तो हजारा बरादरी जो है वो तो सिर्फ चाह रहे थे कि आके उनसे मुलाकात की जाए, उनके मुतालबात जो है सुने जाए, वो कहाँ पूरे मुल्क में निकल के जगह जगह एहतजाज कर रहे थे। यहाँ पर स्टेट अमला को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के एहलकारों को जो है उन पर हमला किया जा रहा है, यहाँ पे अवाम जो है वो दिक्कत का सामना कर रहे हैं। आके आपने मुज़ाकरात ही करने थे ना, तो मुज़ाकरात के वो मुआहिदा जो था, मुझे मुसव्वदा था, वो मिल बैठ के भी डिस्कस हो सकता था। ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ती हूँ। सर, फैटफ के कॉन्टेक्स्ट में भी मुझे बताएं इस की अहमियत और इसकी इंपॉर्टेंस। देखिए, फैटफ में तो शायद इसका बहुत ज्यादा ना होता है, एक आप कह सकते हैं कि इंतहा पसंदी वाली बात इसमें नजर आती है, लेकिन इनका कोई बाहर टेररिज्म या मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह से ताल्लुक नहीं कहीं नजर आया या जोड़ा गया। लिहाजा अगर फैटफ में कोई हमारे ऊपर ये उंगली उठाता है तो हम उसको कह सकते थे कि ये एक हमारा इंटरनल मामला है, और यहाँ पे किसी भी चीज के ऊपर वायलेंस हो सकती है इंटरनली। मिसाल के तौर पे अगर आप पिछले दिन याद करें जब यहाँ पे तनख्वाहों के बढ़ाने के लिए सरकारी मुलाजमीन ने की, तो फिर उस वक्त भी आपको शेनिंग करनी पड़ी, क्योंकि वो अमलाक के ऊपर उन्होंने हमले करने शुरू किए।
तो ये उसको आप ये नहीं कह सकते थे कि ये इंतहा पसंदी है। डिमांड के लिए बाज़ औक़ात लोग ये हरकतें करते हैं, ठीक है, और रियासत अपनी रिट कायम करती है। लेकिन अगर ये कहीं इसका कोई लिंकेज मिल जाता कि ये बाहर भी जाके ये कहीं कुछ करवा रहे हैं इस तरह की, तो वो हाँ, अलबत्ता मजहबी इंतहा पसंदी का कुछ न कुछ रुख नजर आता है, और वो आप अपने फॉरेन रिलेशंस में उनको भी अपनी इंतहा पसंदी के जरिए इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, यानी फ्रांस के साथ ताल्लुकात हैं उसको। अगर आपके वजीर आजम ने बड़ी अच्छी तरह एड्रेस कर दिया था, फ्रांस के वजीर आजम को एक मैसेज दे दिया, हमने स्टेटमेंट दे दी, आज अगर ये मुजाहिरीन जो हैं ये फ्रांस के खिलाफ एक मुजाहरा पुरअमन करके घर चले जाते, या ये जाके किसी शारा दस्तूर पे जाके एक मुजाहरा कर देते फ्रांस के खिलाफ और बता देते, तो पुरअमन मुजाहरे करने में दुनिया में किसी को भी कोई एतराज ना हो। ठीक है, वो आपका मैसेज कन्वे हो जाता। ठीक है, वी गॉट योर पॉइंट सर, वी गॉट योर पॉइंट। अलीना, अब जरा पॉलिटिकल सिनेरियो पे आ जाते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब की जमानत भी फाइनली मंजूर हो गई है। हमजा साहब पहले आ गए थे, मरियम साहबा एक दफा फिर खामोश हैं। उनकी खामोशी में शहबाज शरीफ साहब की जमानत और फिर रिहाई इजाफा करेगी या कमी करेगी? नादिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। आज जब ये खबर आई ना, और ऑब्वियसली मीडिया के लोगों के पास और नशर होना भी शुरू हो चुकी थी, तो मैंने एक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा को अप्रोच किया और मैंने उनसे कहा कि मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं आपको मुबारकबाद दूं या अफसोस करूं। तो वो बड़ा खूब हंसे, कहका लगाया उन्होंने और कहते हैं कि नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि इससे कुछ लोग इस मूव के बाद जो है कुछ लोग पिसेंगे, और ये भी बड़ी ज़रूरत है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून का जो एक उसकी पोजीशन है उसको बेहतरी की तरफ लाना है। तो एक वेलकमिंग एक तरह से एक इसको एक कंसिडर किया जा रहा है। अच्छा, पहले तो उन्होंने ये भी बात वेलकमिंग किधर, इनके अपनी इनकी जो सीनियर जो क़यादत है, जो मैच्योर क़यादत है नून लीग की, वो ये ख्याल रखती है कि शहबाज शरीफ साहब से इनकी पार्टी की जो पोजीशन है वो थोड़ी बेहतरी की तरफ जाएगी, क्योंकि आपको शहबाज शरीफ साहब का ऑलरेडी पता भी है, वो एक एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेते, उनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं, एक्सेस भी है उनको, तो इस हवाले से। अच्छा, साथ साथ जब ये खबर आई थी तो उस हवाले से उन रहनुमा ने कहा कि नहीं ये तो जाली खबर है, ये फेक खबर है, ये अभी तक हुई नहीं है। तो मैंने कहा आप शायद या तो ये मानने को इस वक्त तैयार नहीं हो, क्योंकि ये तो खबर शॉकिंग है, ये शॉकिंग है। तो बहरहाल, लेकिन अब आप ऑलरेडी देख रही हैं कि मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी जिस तरह कहना शुरू कर चुकी है कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान और मुस्लिम लीग जो लंदन है वो अलग अलग है, और किस तरह से मुस्लिम लीग पाकिस्तान जो है उसके लिए शहबाज शरीफ साहब की जमानत जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। इनका एक प्लान ए था जो कि पीडीएम लॉन्च करना था और फिर इंश्योर करना था कि जी हुकूमत जो है उसको घर भेज दें, वो तो प्लान ए जो है वो नाकाम नजर आता। प्लान बी, नून लीग जो है वो ये चाहेगी कि जी शहबाज शरीफ साहब जैसा एक जो शख्स है वो आके लीड करे और लीड करके एक न्यूट्रलाइज करने की तरफ आए सिचुएशन को। एक तरफ उन्होंने एक एक्सट्रीम पोजीशन लेके भी देख लिया ना कि कुछ मिला या उनको कुछ नहीं मिला। स्ट्रीट पावर, एग्जैक्टली, ठीक है। लेट मी कंटिन्यू विद अमीर अब्बास साहब। अमीर अब्बास साहब, सही कह रही है अलीना, क्योंकि हमने ये देखा था कि अपोजिशन मतलब पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा गया था कि अगर हमें वफाक में किसी से बात करनी होगी तो वो अपोजिशन लीडर जो नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ साहब उनसे बात करेंगे, अगर प्रोविंशियल लेवल पे बात करनी होगी तो वहां के जो अपोजिशन लीडर हैं यानी हमजा शहबाज उनसे बात करेंगे। तो सवाल मैं अलीना से ये बेसिकली कर रही थी कि अब हमजा शहबाज पहले रिहा हो चुके हैं, आज शहबाज शरीफ साहब की जमानत भी हो चुकी है, वो भी बाहर आ जाएंगे, तो मरियम नवाज की खामोशी जो आजकल है उसमें इजाफा करेगी या उसमें कमी करेगी? यही सवाल आप। ये जो हुकूमत ने फैसला किया है आज, ये बिल्कुल जबरदस्त फैसला है। इनको इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगनी चाहिए। और आपको याद होगा जब ये हुकूमत बनी थी इमरान खान साहब की, उसके बाद भी इन लोगों ने यही हरकत की थी। ऐसे ही इन्होंने मोटरवे पर गाड़ियां जला दी थी, इन्होंने शहरों को बंद कर दिया था, और ये तौहीन रिसालत के नाम पर आके गुंडागर्दी, बदमाशी और रस्सागिरी करने के ऊपर उतर आते हैं और सियासत चमकाते हैं अपनी, और ऐसे मुतालबात रखते हैं जो आज मौजूद दुनिया के अंदर जिन मुतालबात का तस्वुर भी नहीं है। और बिल्कुल शेख रशीद साहब ने सही फरमाया कि अगर हम इनके मुतालबात आज तस्लीम कर ले, दुनिया हम पहले फटक की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना चाहते हैं, दुनिया हम पर इंतहा पसंदी का लेबल लगा देगी। आज ये हमें कह रहे हैं कि जी फ्रांस का सफीर बाहर निकाल दे, कल को कहेंगे जर्मनी का सफीर निकाल दो, बर्तानिया का निकाल दो, अमेरिका का निकाल दो। हाँ, नहीं, आज तो वजीर दाखिला ने कहा कि जो ये चाह रहे थे वो तो ये चाह रहे थे कि सिर्फ फ्रांस का सफीर नहीं, सारे यूरोपियन सफीर जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। उनकी तो डिमांड किस किस्म की थी? जी यही तो होना था बिलाकर के। अच्छा, ये इतनी स्टूपिड किस्म की इस मुल्क के अंदर ये सोच पैदा हो गई हुई है, ठीक है, कि आप अपनी
आप दूसरे जो देखिए ना, अगर किसी मुल्क में ऐसा कोई कदम उठाया गया है तो उसका भरपूर तरीके से हमारी रियासत ने, हमारे वज़ीर आज़म ने, हमारी ऑपोजिशन जमातों ने भरपूर मजम्मत की उसकी। और प्राइम मिनिस्टर ने फ्रांसीसी सदर के को बिल जो है वो बराह रास्त मुखातिब करके कहा कि ये किस किस्म की हरकत हो रही है तुम्हारे मुल्क में। चलिए, ये नहीं हो सकता कि आप पॉलिटिकल क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक है, योर पॉइंट हैज बीन रजिस्टर्ड। देखिए, मरियम नवाज साहिबा जो है वो जब से उनकी ये कोविड की डाउटेड किस्म की सिचुएशन बनी थी, उसके बाद से वो खामोश हो गई। अच्छा, उनका खामोश होना इसलिए भी बनता था कि पहले वो पीपल्स पार्टी और एएनपी और इस पीडीएम के बलबूते पर पूरे मुल्क को उन्होंने आगे लगाया हुआ था और हुकूमत को आगे लगाया हुआ था। अब पीपल्स पार्टी उसमें से निकल गई, एएनपी निकल गई, पीडीएम जो है वो तकसीम हो गई। वो कहती थी हा ये अब हंसेगा इमरान खान बैठ के पीडीएम पर। तो अब वो उनके पास कुछ बचा ही नहीं था कि वो आके लोगों के साथ मुखातिब हो, वो जलसे करे, और वो जिस तरह पहले घन गरज से बात करती थी। तो चूंकि उनके पास कोई अब ऐसा कोई सब्सटेंस था ही नहीं, लिहाजा मेरा ख्याल है जैसे उनके वालिद बीमारी का बहाना बना के बाहर भाग गए, इसी तरह उन्होंने भी अपनी बीमारी का जवाब बना के और वो कुछ देर के लिए खामोश हो गई और वो देख रही थी कि सिचुएशन अब क्या बनती है। शहबाज शरीफ साहब का जहां तक बाहर आना है, मेरा ख्याल है अब देखिए कुछ अर्सा पहले हमजा शहबाज बाहर आए, उससे पहले ख्वाजा बरादरान बाहर आ चुके हैं। इस वक्त पीएमएलएन का कोई भी सरकर्दा शख्स नैब के केस के अंदर इस वक्त जेल में नहीं है। कोई एक शख्स भी, नादिया साहिबा पूरे पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ साहब नहीं है अभी। ख्वाजा आसिफ साहब तो अभी गए ना बेचारे, ये तो जितने लोग पहले थे वो तो सारे बाहर निकल आए ना। ठीक है, अब ख्वाजा आसिफ साहब भी बाहर आ जाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब को तो अभी 3-4 माह हुए। चले मैं आपको ये क्लिप सवाल के रखूं, ये जो 3-4 माह का एक देखिए ना, आखिर आपने किसी को फेवर देनी है, ठीक है, तो उसका भी एक आपने ड्यू प्रोसेस फॉलो करना है ना। अगर हमजा शहबाज साहब को जेल से निकाला गया, अगर आज शहबाज शरीफ साहब को जमानत मिल गई, तो ख्वाजा साहब को भी जमानत मिलेगी। ओके ओके ओके, लेट मी कंटिन्यू विद जनरल साहब ऑन द सेम पॉइंट। ये जो आपने फेवर वाली बात की है, जनरल साहब, क्या ये इंप्रेशन आ रहा है या ये इंप्रेशन दुरुस्त है जो अमीर अब्बास ने कहा कि अगर आपको किसी को फेवर देने भी है तो वो एक ड्यू प्रोसेस है? क्या वो ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है या फेवर देने का जो इंप्रेशन है वो जायज है, दुरुस्त है? कौन फेवर दे रहा है, अदालतें? इनको किसी से फेवर की लेने की जरूरत नहीं, ये जो चाहें कर सकते हैं। अदालतें इतनी मेहरबान हैं इनके ऊपर कि इनको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। ये एक फैमिली स्ट्रेटजी थी। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ ने खुद अपनी जमानत की दरखास्त वापस की थी। पीडीएम के दिनों में उन्होंने खुद जमानत, उनको बड़े भाई के अहकाम थे कि अब आप चले जाएं अंदर और सियासत जो है वो मरियम करेगी, क्योंकि पीडीएम की सियासत है सारी कन्फ्रंटेशनल सियासत। और बड़ी उन्होंने गर्मा गर्म मियाँ साहब ने तकरीरें करनी थी जिनको लेके मरियम ने आगे चलना था। वो तो उस सारे गुब्बारे से हवा निकल गई जो पीपल्स पार्टी जिसके कंधों पे बैठ के इन्होंने भुट्टो जिंदा है भुट्टो के नारे लगाए, बिलावल भाई, उधर जा के इन्होंने इनके नाग गड़वा दिए पीपल्स पार्टी ने ले जाके वहां पे भुट्टो के मज़ार पे, और आज इनको हाथ मलते हुए नजर आ रहा है कि पल्ले कुछ नहीं। तो ये अपनी सियासत का रुख मोड़ रहे हैं। मियाँ साहब का भी मामला ठंडा पड़ गया। मरियम अब फिर रास्ता वही पुराना जो कोशिश कर रहे थे बाहर जाने की वो कोशिश करेगी, और सियासत जो है वो मियाँ साहब के अहकामात के मुताबिक शहबाज शरीफ के हवाले की जाए। और वो तरीकाकार यही था। उन्होंने आज जमानत मांगी, जमानत मिल गई। वो दरमियान में उन्होंने किसी दिन भी नहीं मांगी जमानत, वो खुद अंदर खुशी से बैठे हुए थे। और अंदर ये भी कोई नहीं है जहाँ पे आप कहते हैं पैसे निकलवाएंगे। वो भाई जो जिस तरह की जेल आप देते हैं किसी को, उसको क्या जरूरत है, वो वहां पे मेहमानदारी आपकी एंजॉय कर रहा होता है। तो वो बैठे हुए थे। अब ये मेरा ख्याल है कि फैमिली की स्ट्रेटजी है कि वो नाकाम हो चुकी है, मगर सियासत आगे चलानी है, पार्टी को इकट्ठा रखना है। तो अब मरियम के पल्ले कुछ नहीं है कि वो किसी चीज की बुनियाद पर, उसने जितनी तकरीरें की आप उसमें देख लें, यही सिलेक्टेड नाला है। चीनी महंगी हो गई, फला महंगी हो गई, चीनी महंगी आप देखिए जरा इनके किरदार और इनके अखलाक देखिए कि चीनी महंगी हो गई, और जिस चीज के ऊपर इल्जाम लगाते थे उसका ये तरीन जहांगीर तरीन का, और कह रहे थे कि जी इमरान खान ने क्या इंक्वायरी की, उसको इंग्लैंड भेज दिया, एनआरओ दे दिया। आज जब वो मुकदमा भुगत रहा है तो ये फूल पत्तियां फेंकने वाले भी हैं और साथ साथ कह रहे हैं कि सिंपैथी भी आज यही कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आज वो उनको सूट करे। अच्छा, मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। अभी अमीर अब्बास साहब कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी पीडीएम से निकल गई है, लेकिन मेरा ये ख्याल है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं अलीना से पूछूंगी ब्रेक के बाद, कि पीपल्स पार्टी कहती है कि पीडीएम तो हम ही हैं, पीडीएम बनाने वाले हम हैं, हम इत्तेहाद से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ,
अलबत्ता हमने जो उनके पास डिजिग्नेशंस थे उससे वो मुस्ताफी हो गए एहतजाजन। मैं शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। अलीना, मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करें कि पीपल्स पार्टी कहती है कि हम पीडीएम से निकलने का सवाल ही नहीं, क्योंकि पीडीएम बनाने वाले हम थे, हमारे घर से पीडीएम बनी, ये हमारा इनिशिएटिव था, ताहम हम इन ओहदों से मुस्ताफी हो रहे हैं एहतजाजन। तो ये फिर पीडीएम का सदर फिर रहेगा नहीं रहेगा, पीडीएम किसके हाथ में रहेगी, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तहरीकें कौन चलाएगा, अलग अलग चलेंगी मिलके चलेंगी? नादिया, आपने गुज़िश्ता रोज वो स्क्रीनशॉट देखा था, वो जो एहसन इकबाल साहब ने व्हाट्सएप ग्रुप से चलाया भी था अपने तो प्रोग्राम में। पीपल्स पार्टी को मेरे ख्याल से निकाल दिया गया उस व्हाट्सएप ग्रुप से, जिस पर चौधरी मंजूर साहब ने भी ये बात कही कि जी जो सियासी टारगेट किलर्स हैं वो इस हवाले से शायद खाकान अब्बासी साहब पे वो पॉइंट कर रहे थे, वो एहसन इकबाल साहब से पॉइंट कर रहे थे कि व्हाट्सएप ग्रुप से अलबत्ता निकाल दिया गया है। अब इनकी वो जो फवाद चौधरी साहब ने एक
बात कही थी कि अपनी ट्वीट के जरिए कि ये पीडीएम जो है वो गाड़ी है जिसका ड्राइवर कोई और है, कंट्रोल किसी और के हाथ में, ब्रेक किसी और के हाथ में, इंजन किसी और के हाथ में। तो मैं समझती हूँ कि एक वो गाड़ी थी जिसके जो 4 पहिए हैं, वो किसी ने लाहौर जाना है, किसी ने पेशावर जाना है, किसी ने कहीं जाना है। मंजिल अगर आप कह रहे हैं आपकी एक है तो आपका किसी ने नहीं आना था यूनिफाइड और पिंडी भी नहीं जाना था चाय पानी पीने। यूनिफाइड अगर आपका ऑब्जेक्टिव था तो आपने एटलीस्ट एक ऐसा इत्तेहाद नजर आता जिसका ऑब्जेक्टिव यूनिफाइड नजर आता। फ्रॉम डे वन मौलाना साहब भी, जिनके कोई स्टेक सिस्टम में नहीं है, वो चाहते थे कि जी अव्वल तो आपको याद होगा 2018 में ये चाहते थे कि असेंबली में ही ना जाएं ये पार्टियां। असेंबली में ये पार्टियां फिर भी गई क्योंकि पीपल्स पार्टी ने शुरू दिन से नुक्ता, और शहबाज शरीफ साहब भी आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सबके सामने है कि जिसमें शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल हक्का बक्का थे। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी बिलीव करती थी कि जी पार्लियामेंट में रह के या पार्लियामेंट से बाहर भी जमहूरी तरीकेकार से, गुज़िश्ता रोज कमर जमान कायरा साहब भी वो 26 नुकाती जो उनका एजेंडा था वही चीज बता रहे थे कि जी हमने अगर पार्लियामेंट से बाहर भी एहतजाज करना था लेकिन आईनी, कानूनी और जमहूरी दायरेकार में रहकर जो है वो सियासी दायरेकार में रह के हमने वो चीज करना था। स्ट्रीट पावर इस ऑलरेडी इत्तेहाद ने दिखा के देख लिया, उल्टा पीडीएम खुद एक्सपोज होकर रह गई। सो इट वाज अ नॉन स्टार्टर फ्रॉम डे वन पीडीएम, और इनके अपने अपने मकासद थे, इनके अपने अपने इंटरेस्ट थे। अगर आप वाकई में आप अगर वाकई में समझती हैं कि ये अवामी इश्यूज पे अगर ये एहतजाज सियासत कर रहे थे और इनको हुकूमत को वाकई भेजना था तो फिर तो ये एक इत्तेहाद जो है वो बना रहना चाहिए था ना, ये तो फिर एक साथ नजर आते इस वक्त। लेकिन जो हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस का नेगेटिव इंडिकेटर पर जो परसेप्शन ऑपोजिशन बनाएगी दैट विल वर्क फ्रॉम देम। अगर ओनली इट विल वर्क इन दैट केस कि अगर ये ऑपोजिशन जो है वो इकट्ठे रहने में जरा कामयाब नजर आती है। मौलाना साहब ने भी जो है वो दरख्वास्त, और मौलाना साहब भी ढके छुपे अल्फाज में वो भी यही कहना चाह रहे हैं कि भाई मेजोरिटी का मुजाहिरा किया जाए और ये चौक चौराहों पे ले जाके जो है वो मामला डिस्कस नहीं हो, लेकिन मिल बैठ के। लेकिन अमीर अब्बास साहब इसमें जरा मुझे रोल डिफाइन करें पीएमएलएन का, क्योंकि कल की जिस कॉन्टेक्स्ट में अलीना बात कर रही हैं, मौलाना साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी और एएनपी नजरसानी करें और उसके साथ उन्होंने कहा कि जी दोबारा रुजू करें, यानी दोबारा आ जाए। दूसरी तरह सेम डे एहसन इकबाल साहब व्हाट्सएप ग्रुप से सबको निकाल देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पीएमएलएन उसकी मुखालफत कर रही है या पीएमएलएन नहीं चाहती कि ये दोबारा से स्ट्रेंथन हो पीडीएम या पीपल्स पार्टी और एएनपी उसका हिस्सा बने। देखिए, एक तो इनका ये होली अलायंस था और ये एक्चुअली तो ये अनहोली अलायंस था जिसको इन्होंने लोगों के सामने बड़ा होली अलायंस बनाकर पेश किया था। तो इस अनहोली अलायंस ने एक ना एक दिन टूटना था। जिस तरह अलीना ने कहा कि ये दरअसल मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी, ये कुछ मुफादात को हासिल करने के लिए, मुश्तरका मुफादात को हासिल करने के लिए, ये लोगों को इन्होंने बेवकूफ बनाने के लिए, ये समझते हैं पाकिस्तान की आधी कौम स्टूपिड है, नॉनसेंस है और वो इनकी बातों में आ जाएगी। और आपने देखा कि लोग इनकी बातों में नहीं आए। इन 10 जमातों ने जितने जलसे किए उनके अंदर आप रिस्पॉन्स देख लें क्या हुआ। पूरे पंजाब में जो जलसे किए उनमें मजबूरी तौर पर कुछ 6-7 लोगों ने शिरकत, 6-7 लाख लोगों ने शिरकत की, पूरे पंजाब के जलसों में कितने जलसे उन्होंने किए। तो ये एक्चुअली अनहोली अलायंस था जिससे एक ना एक दिन बर्बाद होना था, वो हो गया। पीएमएलएन चाहती है कि हम इस पीडीएम को मजबूत रखें। उसकी वजह यह है जिसे कहते हैं ना 1 और 1 11। पीडीएम में पीएमएलएन का मंशूर और मकसद सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान को बचाना है। पीडीएम की ताकत के जरिए से हुकूमत की गर्दन पर नाखून रखना है, नायब की गर्दन पर नाखून रखना है, नायब और हुकूमत की आर्म ट्विस्टिंग करनी है, फौज की आर्म ट्विस्टिंग करनी है। ये था मकसद। इस मकसद को हासिल करने के लिए जरूरी था कि ये कहते जी हमारे साथ 10 जमातें मुल्क की खड़ी हुई हैं। इतना मोटा फिगर 10 जमातें, हालांकि उन 10 में से 6 जमातें ऐसी हैं जिनका जो घर की ना घाट की कहीं की भी नहीं है, जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। मतलब आफ्ताब शेरपा कौन है भाई साहब, ये कहां से आ गए, ये कौन सी जमात है इनकी? वो नूरानी साहब के चश्मो चराग साहबजादे, उनकी कौन सी सियासी जमात है, कौन सी उनकी पार्लियामानी पॉलिटिक्स है? तो ऐसी उन्होंने ऐसी हवा बनाने के लिए 10 जमातों का इत्तेहाद, पता नहीं कोई ये सारी के सारी जो है वो बहुत ही कोई अफलातून किस्म की जमातें हैं। तो असल में ये सिर्फ और सिर्फ एक मोमेंटम बिल्ड करना था हुकूमत, अदलिया, फौज और नैब के ऊपर कि जी अगर आपने हमें कुछ कहा, अगर आपने हमें फैसिलिटेट ना किया तो हम तो सब कुछ ताऊबाला करके रख देंगे। पीएमएलएन है कि ये शराजा ना बिखरे पीडीएम का, क्योंकि अगर पीएमएलएन अकेली अपने केसों के लिए लड़ेगी
तो वो कामयाब नहीं हो सकती है। लोग उसकी बातों में नहीं आए, लोग कहेंगे ये PMLN कोई उसूली मौके पे स्टैंड नहीं ले रही, ये अपनी जात के लिए स्टैंड ले रही है। लिहाजा एक अलायंस बनाना, एक सियासी अलायंस बनाना जरूरी था, ताकि उसके अम्ब्रेला तले अपने लोग से बात कर सकते हैं। तो PMLN की आखिरी पीपल्स पार्टी साथ चलती रहे, ताकि कम से कम ये जो डरावा हमने बनाया हुआ हुकूमत पर, ये डर अंदर से, भले हम ये पहले भी अंदर से बदनीयत थे एक दूसरे के साथ, ये इंशाल्लाह आइंदा भी आप देखेंगे एक दूसरे के साथ बदनीयत ही लेकिन लेकिन अमीर अब्बास इस पे बड़े क्वेश्चंस उठ रहे हैं। मैं ये सवाल लेके जनरल साहब आपसे भी बात करूंगी कि अगर ये चाहते थे, चाहे वो इवन तो PMLN या JUIF, दूसरी जमातों को तो छोड़ दे, उनको तो कोई नाम लेवा नहीं है, लेकिन अगर वो ये वाकई चाहते थे तो फिर पीपल्स पार्टी के सफों से बारहा ये सवाल उठा कि जब हमने ये कह दिया था कि इस्तीफे लास्ट ऑप्शन होंगे या उनको एटम बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, तो उनको लिंक क्यों किया गया लॉन्ग मार्च के साथ? इस सवाल का जवाब आज भी पीपल्स पार्टी ढूंढ रही है और मांग भी रही है। क्या जवाब है सर इसके आपके पास? नून लीग का बिल्कुल सही मौक़िफ़ था कि हमें इस्तीफे देने चाहिए। देखिए, या ऑपोजिशन होती है, अच्छा, या ऑपोजिशन नहीं होती। ये गुडी ऑपोजिशन नहीं होती है। आप लॉन्ग मार्च करें, आपने रैबत कमेटियां बनाई, आपने PDM बनाई, आपने जलसे किए, आपने रैलियां की, आपने 2019 में मौलाना का धरना किया। अगर आप हुकूमत फारिग ना कर पाओ तो इस PDM को और ऑपोजिशन का फायदा क्या है? नून लीग का ये मौक़िफ़ है। और हुकूमत फारिग करने के लिए आपके पास कानूनी जवाब एक ही था कि आप 450 सीटें बनती हैं ये ऑपोजिशन की कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली में 450। अच्छा, वो कहते हैं इस्तीफा दो, ताकि इलेक्शन जो है वो करवाना मुश्किल हो जाए और हमारा काम बन जाए। की मुनाफकत है, वो सिंध हुकूमत पे जाना चाहती है। अच्छा, ठीक है जनरल साहब, अगर हम इस बात को मान भी लें कि उनका मौक़िफ़ सही था कि जी या तो आप अपोजिशन करें तो खुल के करें और एक्सट्रीम तक करें, लेकिन जाहिर है पीपल्स पार्टी के पास सिंध गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी कोई भी अग्री मानने को तैयार नहीं था कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी और जाहिर सी बात है सिंध गवर्नमेंट अपने हाथ से जाने देगी। बट अगेन जब ये इनके दरमियान कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ था इस्तीफों को लेकर और पीपल्स पार्टी इस पे एग्री नहीं थी, तो फिर लॉन्ग मार्च से पीपल्स पार्टी ये सवाल करती है, वैलिड क्वेश्चन है उनका, कि लॉन्ग मार्च से लिंक क्यों किए गए इस्तीफे, जिस पर फिर एक एक्सट्रीम जो है वो स्टेप पीपल्स पार्टी को उठाना पड़ा। उसने कहा जी हम इसको मानने को तैयार नहीं है, नवाज शरीफ साहब वापस आए। देखिए, बात यह है कि मौलाना का जहां तक ताल्लुक था, वो आपको याद होगा कि पहले दिन से कहते थे कि हलफ उठाया जाए। वो उनका तो समझ में आता है कि असेंबली से बाहर रह गए, वो चाहते थे कि किसी न किसी तरह ये सिस्टम धड़म जाए। आखिर में नून लीग भी डेस्परेट हुई पड़ी थी, क्योंकि उनके भी कोई और उनके हाथ में कोई खास चीज नहीं थी। पीपल्स पार्टी ने एक मुबहम सा रवैया रखा। शुरू में उन्होंने इतनी वाज़ेह बातें नहीं की इस्तीफे के बारे में, वो इस्तीफे एटम बम इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफे जमा करा दिए, ये वो बातें वो भी करते रहे। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो एक हद तक इस बड़े प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाह रहे थे अपने फायदे से। जो लोग सूझबूझ रखते थे या तजिया करते थे, वो कहते थे कि ये कभी इस्तीफे नहीं देंगे। उसकी बुनियादी वजह यही है कि इनकी सारी करप्शन, इनके केसेस, हर चीज जो है वो वहां पे है सिंध में। अगर ये सिंध की हुकूमत छोड़ बैठे किसी वजह से, तो इनके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है, जो कि आज ये आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए हल कर लेंगे। उदैर बलोच का आप देख लें, रोजाना की बुनियाद पे कत्ल माफ हो रहा है, उसके पुलिस अपनी है, सब अपने, गवाह ही नहीं आता वहां पे। गवाह आए तो पुलिस की टांगे तोड़ दे। तो वहां पे ये कभी भी इन्होंने छोड़ना नहीं था। लेकिन ये इमरान खान की दुश्मनी में इतने अंधे हुए पड़े थे कि पीपल्स पार्टी के ट्रैप में आंखें बंद करके चलते गए। वो इनको ट्रखा रहे थे। हम बहुत दिनों से, अमीर अब्बास भी मेरे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में होते रहे हैं, हम ये कहते रहे कि ये नहीं देंगे, लेकिन ये पता नहीं क्यों तवक्को लगा के बैठे हुए थे। तो बात ये है कि हर किसी ने अपना अपना मतलब रखा हुआ था, इस्तेमाल करना था। पीपल्स पार्टी थोड़ा जरा चालाक साबित हुई, उन्होंने अपनी तदबीर अच्छी की, इनको इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने खुल के आंखें दिखा दी। जो उन्होंने जो कुछ हासिल करना था सेनेट में या और अपने लिए मराहत वगैरह लेनी थी वो ले ली। अब उन्होंने झंडी कर दी उनको। और आप देख लीजिए, ये सेंस ऑफ लॉस है आज इन पार्टीज में, PDM के बाकी लोगों में, जो उनको गम में मुब्तला करके बैठी हुई है, जो चेहरे उतरे हुए हैं, जो भी उनका मोरल जो डाउन नजर आ रहा है। उधर हकीकत ये एक फीलिंग है कि हमें इस्तेमाल किया गया चालाकी से। ये दुख उनके साथ रहेगा, ये बड़ा जालिम किस्म का दुख। अच्छा जनरल साहब, एक और बात बताते चले मुझे, उसके बाद में जरा इस्तीफों पे अलीना का भी स्टांस लूंगी। मुझे ये बताएं कि
शहबाज शरीफ साहब बाहर आ जाते हैं जेल से और वो ज़रा अपोजिशन लीडर हैं, नेशनल असेंबली में उनकी प्रेजेंस होगी विच रियली मैटर्स, प्लस हमजा शहबाज। तो नून लीग का बयानिया, किसका बयानिया फिर चलेगा पार्टी में? नवाज शरीफ साहब का बयानिया चलेगा, मरियम का बयानिया चलेगा, या आपको लगता है कि फिर उसको जो वो एम्पावर करेगा शहबाज शरीफ साहब का बयानिया? मेरा ख्याल है कि दोबारा शहबाज शरीफ का बयानिया चलेगा, क्योंकि वो पहला जो है वो ट्रायल नाकाम हो चुका है जो मियां साहब ने स्टार्ट लिया था और मरियम को सामने रखा था। वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि ये जो कन्फ्रंटेशन वाली बात है ये कामयाब रह जाएगी, वो नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है कि अब मियां साहब दूसरी ऑप्शन और वो यही है कि शहबाज शरीफ का बयानिया चला के देखें और वक्ती तौर पे मरियम को किसी तरह यहाँ से निकलवाया जाए, वो वापस लंदन पहुंच जाए। अगर ये उनकी कामयाबी हो जाती है किसी तरह, और शहबाज शरीफ हो सकता है उसने फैसिलिटेट करने की कोशिश करे अदालतों के जरिए या जिस तरह भी, तो मुझे यूं लगता है कि अब शहबाज शरीफ जो खुद अपनी ख्वाहिश से बाहर आए हैं उनको ऊपर से इजाजत मिली है मियां साहब की तरफ से और बयानिया अब उनका चलेगा। ओके, और मरियम साहबा को मुल्क से बाहर जाता हुआ आप देख रहे हैं? मेरा ख्याल है उसके लिए कोशिश की जाएगी, जाते हैं या नहीं जाते, अदालतें 50 रुपए का उसको भी पकड़ा सकती हैं एक बॉन्ड, तो इतनी बड़ी बात तो नहीं है। अच्छा चलें, मैं मरियम को बाहर जाना नहीं जाना आप क्या देख रही हैं उस पर मैं बात करती हूँ, लेकिन उससे पहले अमीर अब्बास साहब कह रहे थे कि ये जो डिसीजन था लाइक पीएमएलएन का इस्तीफों का वो बिल्कुल दुरुस्त था। अगर हम उसको मान लेते हैं और अगर पीडीएम माइनस पीपल्स पार्टी, पीडीएम माइनस एएनपी, अब ईद उन्होंने कहा कि रमजानों के बाद या ईद के बाद अपनी स्ट्रेटजी अनाउंस करेंगे, इनके पास अभी भी ये ऑप्शंस हैं कि वो लॉन्ग मार्च भी करें और वो इस्तीफे भी दें, क्योंकि अब कल पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया और बिलावल भुट्टो सरदारी ने भी कह दिया कि जिनको इस्तीफे देने वो अब दे इस्तीफे, तो अब ये इस्तीफे देंगे नहीं। नेचुरली इनके जो वो एजेंडा था, जो 25-26 नुकाती जो इनका एजेंडा था, उसमें भी ये था कि जी एक सही वक्त पर इज्तिमाई इस्तीफे दिए जाएंगे, जो कायरा साहब कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपीट भी कर रहे थे कि वो सही वक्त, बहरहाल अभी लगता नहीं है कि पीपल्स पार्टी को कि वो सही वक्त अभी आया था कि जिसपे वो इस्तीफे देते। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी जिसके स्टेक्स हैं सिस्टम में, उनके पास सिंध में हुकूमत है। Why would they want to give that up? वो क्यों चाहेंगे कि जी सारे स्टेक्स जो है वो गवा के बैठ जाएं किसी ऐसे इंसान के लिए? वो भी मौलाना फजल रहमान साहब डे वन से चाह रहे हैं जी फ्रेश इलेक्शंस कराने की तरफ आया जाए। हुकूमत बहरहाल इस वक्त बड़ी मुस्तहकम पोजीशन पे नजर आती है, अगरचे ऑपोजिशन की तरफ से उसको अब कोई बजाहिर लग रहा है कि खतरा नहीं है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस पे ऑपोजिशन चाहेगी, अगर ऑपोजिशन इकट्ठे हो अपनी डिविजन सारी एक तरफ करके, अगर इत्तेहाद वो कहीं ना कहीं दोबारा इकट्ठे होने में कामयाब होते हैं, तो फिर परफॉर्मेंस को लेके हुकूमत की वो जरूर प्रेशर क्रिएट करने में कामयाब हो सकते हैं। आज से पहला रोजा है, कीमतें भी नेचुरली वो भी जो है वो बढ़ेंगी, आवाम के ऊपर ऑलरेडी महंगाई का एक बहुत बड़ा बोझ है, आगे फिर गर्मियां आ रही हैं मजीद, उसमें बिजली की लोड शेडिंग भी होगी, जहांगीर तरीन साहब वाला जो क्राइसिस एक सिचुएशन है वो भी एक एड ऑन कर देता है। तो लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला अगरचे कुछ हद तक आप सेटल करने की तरफ आए हैं, लेकिन ये एक्यूमुलेट करके हुकूमत पे प्रेशर जरूर इट डिपेंड्स कि ऑपोजिशन का मूड क्या है, क्या वो अवामी इश्यूज पे बात करेंगे? अवामी इश्यूज पे तो नजर आ गया ना सबके कि क्या अब आपको लगता है कि माइनस एएनपी और माइनस पीपल्स पार्टी आर द पीपल JUIF और इवन द PMLN इन द पोजीशन कि अब वो इस्तीफे दें, और क्या वो इस्तीफे देंगे? मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये बात बिल्कुल इस पे ये नहीं कहा जा सकता कि वो शायद ना दें, वो इस पे जरूर इस पे सोच विचार कर रहे होंगे और वो कुछ ना कुछ उनकी तरफ से मूव देखने में आ भी सकता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत क्लियर है ना, मतलब पीडीएम से इस वक्त उसकी राय जो है वो जुदा नजर आ रही है, वो कोई रिकंसिलिएशन या रिव्यू वाले उस मोड में नजर नहीं आते, उसमें अभी वो जो फ्रिक्शन है वो अभी फर्दर एग्रेवेट हो रही है हर गुजरते दिन के साथ। मरियम नवाज का जहां पर आपने बीच में बात की थी कि वो बैकग्राउंड में जाएंगी, इस वक्त अगेन लाइक आई सेड कि शहबाज शरीफ साहब जो एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेते, दे नीड समवन लाइक शहबाज शरीफ साहब टू लीड द मूवमेंट राइट नाउ, बिल्कुल, और न्यूट्रलाइज करेंगे सिचुएशन ताकि एक फेयर शेयर सबके लिए जो है वो अगर जिस तरह से न्यूट्रलाइज करेंगे शहबाज शरीफ साहब, उनका एक डेफिनेटली डिफरेंट नैरेटिव है। जनरल साहब कह रहे हैं कि अब शहबाज शरीफ साहब का नैरेटिव चलेगा, तो अमीर अब्बास साहब फिर मुझे ये बताएं कि अगर इन द लाइट ऑफ दैट नैरेटिव जो शहबाज शरीफ साहब का है, उसमें तो फिर वो एक्सट्रीम पोजीशन ही नहीं है, तो फिर उसमें इस्तीफों का ऑप्शन मेरा ख्याल है फिर PMLN भी भूल जाए, JUIF के पास है ही कितने। और फिर अगर हुकूमत उस वक्त कह रही थी जब पीपल्स पार्टी भी थी कि जी आप इस्तीफे दें, हम फ्रेश इलेक्शन या बाई इलेक्शन करा देते हैं, और अगर माइनस ANP या पीपल्स पार्टी स्पेशली, तो फिर तो मेरा ख्याल है इनके पास ये ऑप्शन रहना ही नहीं चाहिए। वो तो उस वक्त फ्रेश इलेक्शन या बाई इलेक्शन की तरफ जाने को गवर्नमेंट तैयार थी, तो अब तो उसके लिए और आसान हो जाएगा।
देखिए, गवर्नमेंट इस स्टेज के ऊपर किसी भी सूरत में बाय इलेक्शन में नहीं जाएगी, यानी किसी बड़े आने पर, और जनरल इलेक्शन में भी नहीं जाएगी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त हुकूमत अटकी हुई है बर्बादी और तबाही और कामयाबी के दरमियान। एक तो कुछ मंसूबे शुरू कर रखे हैं जिनको ये चाहते हैं कि हम इनको सेल कर सकें अगले इलेक्शन में। दूसरा, जो इनकी बैड गवर्नेंस की वजह से जो इनकी नेम एंड शेप हो रही है, इनकी बदनामी हो रही है, ये उसकी वजह से भी फौरी तौर पर इलेक्शन में नहीं जाना चाहेंगे। आपने दिल्ली नहीं, ये जाना चाहे या नहीं जाना चाहे, ये तो सवाल उससे पैदा होगा ना कि अगर ऑपोजिशन रिजाइन करती है, अगर पीएमएलएन अपनी सीट छोड़ती है, तो फिर तो आपके पास कोई ना कोई तो आपको डिसीजन लेना होगा। इधर यू गो फॉर फ्रेश इलेक्शन और बाय इलेक्शंस, अगर वो सारी सीट से अलग हो जाते हैं। मगर सवाल ये कि क्या वो अलग होंगे? अगर सिर्फ पीएमएलएन और मौलाना साहब की पार्टी इस्तीफे दे दे और एएनपी और पीपल्स पार्टी इस्तीफे ना दे, तो ये कुछ भी कर ले, हुकूमत बाय इलेक्शन में नहीं जाएगी। फिर क्या करेगी? हाँ, अगर पीपल्स पार्टी और एएनपी फिर क्या करेगी? दूसरा ऑप्शन क्या है गवर्नमेंट के पास? मैं जनरल इलेक्शन कह रहा हूं। अगर पीपल्स पार्टी और एएनपी भी 7 इस्तीफे दे दे तो फिर जनरल इलेक्शन की सूरत हाल बन सकती है। लेकिन अगर सिर्फ पीएमएलएन और मौलाना इस्तीफा दे तो फिर हुकूमत बाय इलेक्शन में जाएगी, वो जनरल इलेक्शन में किसी सूरत में भी नहीं जाएगी। सही है, ठीक है, ठीक है। यही बेसिकली मैं पूछ रही थी। लेकिन अगर बात अब ये हो रही है, आप अभी कह रहे थे कि पीएमएलएन का ये मौका बिल्कुल ठीक था कि उन्होंने इस्तीफों की तरफ जाना है, लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब का नैरेटिव चलेगा जो कोई एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेते, तो मेरा ख्याल है ये इस्तीफों के ऑप्शन पे भी अब मेरा ख्याल है कोई जान नहीं रही है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों कुछ लोगों से ये कहा कि मैं तो शायद अब सियासत से वैसे ही इस्तीफा दे दूं और मैं बस अपनी एक सुकून की जिंदगी गुजारना चाहता हूं पाकिस्तान में, या पाकिस्तान से बाहर जा भी मुझे मौका मिले। हाँ, ये जो हमारी अगली जनरेशन है जिसमें हमजा है, मरियम है, ये अपना काम करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब बाकी बीमार शख्स है, ब्लड कैंसर का शिकार रहे हैं, इसके अलावा कुछ और भी उनकी टीबी मसाइल है, एक एज फैक्टर भी है। ये वो दूसरी दफा आप जेल में गए हैं, दूसरी दफा। वो शहबाज शरीफ जो 10 साल इक़्तिदार में था और जो खुद को मुतलक उल ऐनान बादशाह समझता था पाकिस्तान का, और जो एक उंगली हिलाने से जो सब कुछ तलपट करके रख देता था, जो कुछ उस शहबाज शरीफ साहब के साथ हो गया इन 2.5 सालों में, वो कोई भी अब एडवेंचर नहीं करेगा जो एडवेंचर मरियम साहबा करना चाहती हैं। वो जितना अर्सा ये रहेंगे इस पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में अगले 2.5 साल, वो रिकंसिलिएटरी पॉलिटिक्स की तरफ जाने की ख्वाहिश करेंगे। वो नहीं चाहते। देखिए, उनका एक बेटा पाकिस्तान से बाहर है, सुलेमान शहबाज, उनकी बेटियां पाकिस्तान से बाहर है, वो उनसे नहीं मिल पा रहे। उनकी एहलिया जो है, उनको एहतसाब अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया, बाद में जाके हाई कोर्ट से उनको वहां से थोड़ा रिलीफ मिला। उनका पूरा खानदान तितर बितर होकर रह गया। तो शहबाज शरीफ किसी भी सूरत में खुद को किसी ग्लेशियर से टकराने की तरफ नहीं लेके जाएंगे जिस तरह मरियम नवाज लेके जाना चाहती है। ओके फाइन। लिहाजा वो चाहेंगे कि एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसमें कम से कम ये 2.5 साल जो है ये हमारी किसी तरह गुजर जाए। उसके बाद देखते हैं कि इमरान खान वापस आता है या हम वापस आएंगे। अगर हम वापस आएंगे हम सब कुछ अनडू कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ज्यादा शायद बहुत ज्यादा एक्टिव भी ना नजर आए सियासत में उस तरह से शहबाज शरीफ। अच्छा, और अगर उनको ओहदे ऑफर होते हैं तब भी नहीं। फिर तो आगे की सिचुएशन जो है वो आगे किस तरह से डील है, ये भी एक हुस्न जमहूरियत है मेरे ख्याल से, अवाम के वसी तर कौमी मफाद में और अवाम मफाद आमा में। अच्छा जनरल साहब, ये तो अपोजिशन की पॉलिटिक्स हो गई है। मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ, ये जो डिवाइडेड अपोजिशन है इसको गवर्नमेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी करार दिया जा रहा है। और हमने देखा कि स्पीकर कौमी असेंबली को वज़ीर आज़म ने खत भी लिखा कि इनको इंगेज करें, जो रिफॉर्म्स के मामले हैं, जो पेंडिंग लेजिस्लेशन है। अब डिवाइडेड अपोजिशन के साथ कितना आसान है हुकूमत को। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि हम तीनों पार्टीज के साथ अलग अलग बातचीत करने को भी तैयार हैं। तो कौन सा ग्रुप जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल होगा, या गवर्नमेंट उनके साथ कंफर्टेबल होगी, उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने में? किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी थी वो पहले तो दुरुस्त नहीं थी, और अब अगर हम ये कहें कि उनको ये एडवांटेज मिल गया कि ऑपोजिशन डिवाइड हो गई, तो ऑपोजिशन के डिवाइड होने से तो सिर्फ एक थ्रेट जो थी वक्ती तौर पे वो इनकी टल गई। जो इनको हुकूमत को एक खतरा था कि कोई नो कॉन्फिडेंस ना आ जाए, इस्तीफे ना दे दें, एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, वो चीज तो वक्ती तौर पे लग रहा है कि टल गई, अनलेस कोई नई डेवलपमेंट ऐसी आ जाए। लेकिन
हुकूमत को जो सारा मसला है वो ये है कि अगले 2 साल जो रह गए हैं उसमें अब परफॉर्मेंस दिखाना। उनको चाहिए कि जितना भी बेशक जाके एंगेज करें, इनमें सबसे पहले पीपल्स पार्टी को एंगेज करें। पीपल्स पार्टी जो है वो उन्होंने बड़ा बरमला कहा है कि हम सिस्टम के अंदर रह के स्ट्रगल करना चाहते हैं, यानी दूसरे लफ्जों में वो पार्लियामेंट्री सियासत को छोड़ना नहीं चाहते। इसका मतलब ये है कि अगर उनको ये वादे किया जाए कि आप पार्लियामेंट को फाल करें तो वो उसमें हिस्सा डालने के लिए तैयार होंगे। तो हो सकता है उनके देखे दाखी वो और भी कुछ लोग और भी पार्टियां शरीक हो जाएं, लेकिन हुकूमत को खुद आगे बढ़ के एंगेज करना होगा और इसमें रेटरिक जो हमें छोड़ने होंगे, नारेबाजी और लोगों की तस्लील का काम बंद करना होगा। तो ये एक ऐसे ही अच्छी डेवलपमेंट आ सकती है। दूसरी तरफ ये है कि हुकूमत की अपनी गवर्नेंस के इश्यूज हैं, बहुत सारे जो हमने कर्जे लिए उसकी वजह से पाबंदियां और मसाइल बेशुमार निकल रहे हैं, ये भी इनको टैकल करना होगा, वरना ये चीजें जो हैं ये पब्लिक लेवल पे आके इनके लिए कहीं ना कहीं मसला खड़ा करेंगी। ओके जनरल साहब, लास्ट कमेंट ले लूं अलीना आपसे। वर्किंग रिलेशनशिप नेशनल असेंबली में है जो लार्जेस्ट पार्टी है पीएमएल, सेनेट में पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन। वर्किंग रिलेशनशिप किसके साथ बेहतर हो सकता है गवर्नमेंट का, पीएमएलएन के साथ नेशनल असेंबली में या सेनेट में पीपल्स पार्टी के साथ? नहीं, वर्किंग रिलेशनशिप अगर किसी के साथ, ऑपोजिशन की किसी भी जमात के साथ अगर बनाने में कामयाब हो गई तो फिर ऑपोजिशन की तो सियासत ही वांकेल हो जाती है ना। अगर वो कंड्यूसिव माहौल मुल्क में अगर क्रिएट हो जाए तो ऑपोजिशन जो कि हर चीज पे रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करी, इवन रिफॉर्म होने हैं, जुडिशियल होने हैं, मतलब दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी चैलेंजिंग पॉइंट फॉर द ऑपोजिशन एज वेल, क्योंकि अगर वाकई में सही मानों में एक पॉजिटिव रोल अदा करना है इवन हमारी ऑपोजिशन ने, तो फिर 70 साल से जहां पर हर इंतखाब जो है, हर इलेक्शन जो है वो हमेशा मुतनाज़ा रहा है, हर इलेक्शन पे जो है रिगिंग के चार्जेस लगे हैं, तो उसको अगर उससे पाक करना चाहते हैं, अगर आइंदा आने वाले इलेक्शंस को जो है उस पर कोई चार्जेस नहीं लगे हुए हों, तो फिर एक पॉजिटिव किरदार अदा करने की जरूरत है। और ऑपोजिशन की भी इट्स अबाउट टाइम कि जी इलेक्टोरल प्रोसेस को फिक्स करने की तरफ वन लाइनर दे दीजिए मुझे अमीर अब्बास साहब, वन लाइनर प्लीज, क्लोजिंग कमेंट। किस बारे में आप पूछना चाह रही हैं? वर्किंग रिलेशनशिप ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट। मेरा नहीं ख्याल को वर्किंग रिलेशनशिप, हाँ पीपल्स पार्टी ने जरूर कहा है, यूसुफ रजा गिलानी बार बार कह चुके हैं, बिलावल भी कह चुके हैं कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर हुकूमत के साथ ताउन करने को तैयार है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि हुकूमत अपना रवैया पार्लियामेंट के अंदर कम से कम ठीक करे। अगर मुराद सईद जैसे लोग आके वहाँ पे हॉकिश गुफ्तगू करेंगे तो फिर आप ऑपोजिशन से ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच अमीर अब्बास साहब। अलीना बहुत शुक्रिया आपका भी, जनरल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इन शॉर्ट ये है कि वर्किंग रिलेशनशिप तभी होगा जब दोनों अपने अपने हालात में और अपने अपने जो हॉकिश स्टेटमेंट्स आते हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। और वर्किंग रिलेशनशिप इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये पार्टीज के सर्वाइवल की बात नहीं है, ये बात है बेसिकली उन इश्यूज को कैटर करने की, एड्रेस करने की जो हमेशा मुतनाज़ा रहते हैं, चाहे वो इलेक्शन हो या जुडिशियल रिफॉर्म्स हो या दीगर रिफॉर्म्स हो या लेजिस्लेशन हो। नादिम मिर्जा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।